हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से वाले चैप्टर में? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपने 3 लॉज तो नहीं पढ़े होंगे, आपने 2 लॉज पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। और तीसरा लॉ मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ। तो यार वीडियो को पूरा देखना है और जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेके बैठना है, ताकि यहाँ पे जो मैं बताऊँ ना आपको वो आप नोट कर लोगे, क्योंकि बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक पता है किसी भी चीज़ का तो आप एडवांस आराम से कर लोगे। केमिकल थर्मो के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, केमिकल थर्मो में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, हीट क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है। ये इसके बेसिक्स अगर आपको पता है ना, तो आप कोई सा भी हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल, कोई सा भी कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं थोड़े बेसिक्स की, अगर थोड़े से बेसिक्स की, तो यार देखो, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है बेटा? द कैपेसिटी टू डू वर्क और ट्रांसफर हीट। ठीक है, क्या है एनर्जी का मतलब? क्या होता है यार? हम बोलते हैं ना कि मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है, या फिर मुझ में बहुत एनर्जी है, अभी मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज एनर्जी, है ना। द कैपेसिटी टू डू वर्क और ट्रांसफर हीट। अगर मैं बात करूँ हीट क्या है, हीट क्या है, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काफी है। जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ कि यार एक हॉट कप ऑफ टी, एक गरम गरम चाय अगर मैं एसी वाले कमरे में लेके आऊँ तो क्या होने वाला है कि यार जो गरम चाय है उसका जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? कोल्ड रीजन में। तो इसलिए बोलते हैं ना हम लोग की चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी कैसे हो जाती है? अपने आप क्यों मैजिक होता है क्या? नहीं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि यार हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन। तो अगर चाय गर्म है तो देखो चाय का टेम्परेचर और एसी वाले कमरे का टेम्परेचर क्या है? बहुत डिफरेंस है ना, हीट का डिफरेंस है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। तो क्या होने वाला है? हीट ट्रांसफर होगी कहाँ से? फ्रॉम द हायर रीजन, मतलब चाय से कमरे में। ठीक है, इसलिए चाय ठंडी हो जाएगी, तो जल्दी पी लिया करो। ओके, वर्क क्या होता है बेटा? वर्क मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। यार एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय फोर्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू डिस्टेंस बोलेंगे हम किसको? वर्क को। चलो, तो ये 3 टर्म्स आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में कि यार एनर्जी क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं फर्स्ट लॉ के इक्वेशन की बात करूं तो दैट इज डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैम डेल यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। अभी हमने एनर्जी देखा कि एनर्जी क्या है बेटा? कि टोटल कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज एनर्जी। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम में है, टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम है, तो नेट चेंज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। समझ रहे हो कि एक टोटल एनर्जी, मेरे अंदर कितनी टोटल एनर्जी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। समझ गए? दैट इज इंटरनल एनर्जी। वो किसके बराबर है? Q मतलब क्या? Q मतलब क्या? हीट की बात हो रही है यहाँ पे। Q मतलब क्या? हीट की बात हो रही है। W का मतलब क्या? वर्क की बात हो रही है। तो हीट और वर्क। तो अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं मैं, इंटरनल एनर्जी क्या है? हीट प्लस वर्क, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट हमने पढ़ लिया, हीट क्या होता है? वर्क और इंटरनल एनर्जी नेट चेंज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। मतलब टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम में, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझना होगा, दैट इज एंट्रोपी।
ठीक है, उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझना है ये वाला, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा, रैंडमनेस और डिसऑर्डर्ड। रैंडमनेस मतलब कि एकदम फैला हुआ है भाई, रैंडम तरीके से अरेंज है, ठीक है, रैंडम तरीके से क्या है, अरेंज्ड है, रैंडमनेस और डिसऑर्डर्ड। कैसा, क्या जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं कि मैंने आपको क्लासरूम में भी एग्जांपल दिया था, जब हमारा सेशन हो रहा था तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि जब स्कूल में असेंबली होती है तो बच्चे एकदम लाइन में खड़े होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स सारे लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन जब आपका गेम्स पीरियड होता है तो क्या होता है, जैसे ही गेम्स पीरियड की बेल बजी, भाई साहब सब भगते हैं ग्राउंड की तरफ और एकदम रैंडमली फैल जाते हैं। क्या होता है, रैंडमली सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस, कैसा डिसऑर्डर्ड तरीके से चीजें अरेंज्ड हैं। अरेंज मतलब क्या कि डिसऑर्डर्ड तरीके से चीजें रखी गई हैं। एक बोलते हैं ना ये कमरा फैला हुआ है, कमरा क्या है, मम्मी आती है, मम्मी बोलती है बेटा अपना कपड़े व्यवस्थित कर लो या फिर चीज़ों को जमा लो, बुक्स अच्छे से रख लो, स्टडी टेबल को जमा लो। तो क्या है, अपन क्या करते हैं, मतलब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि यार सब कुछ फैला रहता है, उसके बाद एक दिन जोश आता है, सब जमाते हैं, फिर सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यार जो फैला हुआ है चीज़ें हैं, रैंडमनेस, दैट इज एंट्रोपी, दैट इज व्हाट, एंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एकदम से, क्विकली, तुरंत वाला प्रोसेस है। मतलब आपने जैसे ही माचिस जलाई तुरंत जल गई, अब देखो वो जलती जा रही है, उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप जल के पूरा जितनी भी आपकी माचिस है उतनी खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी है बेटा वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज द सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। एंट्रोपी क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करेगी इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमेशा इंक्रीज करेगी इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो डिसऑर्डर्ड इन यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस ऑन इट्स ओन। ओके, सो बेसिकली जो आपका यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है बेटा, डिक्रीज नहीं करेगी, खुद से डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है, खुद से डिक्रीज नहीं करती। एग्जाम्पल देखते हैं, आइस मेल्टिंग, मतलब आप सोचो कि यार सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है ना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। सॉलिड का अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो देख रहे हो तुम लोग कितने पास सारे एटम्स अरेंज्ड होते हैं, एकदम फर्स्ट के सारे एटम्स अरेंज्ड हैं यहाँ पे। सॉलिड में एकदम सब कुछ टाइटली पैक्ड है, लेकिन जैसे ही हमने उसको क्या किया, हीट दिया, जैसे ही उसको हीट देंगे हम तो क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स थोड़े दूर फैल जाएंगे। देख रहे हो पार्टिकल्स थोड़े दूर फैल गए हैं, तो ये क्या हो गया भाई, आपके पार्टिकल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो एंट्रोपी को अपन एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, वो बढ़ गई। अगर मैं कॉफी की बात करूँ, कॉफी ठंडी हो गई, कॉफी ठंडी हो रही है तो क्या हो रहा है यार, हीट ट्रैवल कर रही है, हीट फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन ट्रैवल कर रही है, तो एंट्रोपी क्या हो गई है, बढ़ गई है। परफ्यूम, अगर आपने परफ्यूम छिड़का, आपने एक कोने में परफ्यूम छिड़का तो क्या होने वाला है, जैसे आपने स्प्रे किया परफ्यूम बेटा, तो वो एकदम से, जैसे स्प्रे किया एकदम से पूरा परफ्यूम फैल जाता है और बहुत दूर तक उसकी फ्रेग्रेंस आपको मतलब स्मेल आ जाती है। जैसे कि आपने अगर आपके भाई का परफ्यूम लगाया तो आपने सोचा कि यार चलो एक काम करता हूँ, मैं कोने में लगा लूंगा, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन बेटा साइंस बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया उसके पार्टिकल्स दूर तक आपके भाई के नाक में घुस गए, और जैसे ही भाई के नाक में घुसे, भाई की फ्लाइंग चप्पल आई सीधे कि भाई तूने मेरा परफ्यूम कैसे लगाया। तो क्या हुआ वहाँ पे, एंट्रोपी बढ़ गई ना। एंट्रोपी बढ़ मतलब कैसा कि यार जो परफ्यूम की पार्टिकल्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, तो दैट इज व्हाट, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी बढ़ गई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एकदम तुरंत वाली रिएक्शन, झटके में रिएक्शन हुई है, तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। एंट्रोपी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूं कि इसकी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, तो एक इसका स्टेटमेंट देखो, एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि 0 केल्विन की बात हो रही है, 0 केल्विन की बात हो रही है, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इक्वल्स 0। तो जो एंट्रोपी होती है, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है, अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो बेटा एंट्रोपी क्या होने वाली है, एंट्रोपी होगी 0। क्या हो जाएगी, 0। अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब देख रहे हो
यहाँ देखो 0 केल्विन का मतलब क्या, एकदम एब्सोल्यूट 0 केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट 0। तो क्या होने वाला है, एंट्रोपी जो होगी, जो भी एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी की बात हो रही है ना, दैट इज 0, दैट इज 0। मतलब कि मैक्सिमम क्या होने वाला है, ऑर्डर्ड तरीके से चीजें अरेंज होगी। क्योंकि आप सोचो ना कि एंट्रोपी 0 है, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आई, मम्मी ने बोला कि बेटा अगले 1 घंटे में अगर रूम अरेंज नहीं हुआ तो बस घर से बाहर निकल जाना, है ना। तो क्या हुआ, तुम क्या करोगे, फटाफट से रूम को साफ करोगे, अरेंज करोगे, बुक्स जमा दोगे, अपने कपड़े अच्छे से व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके रख दोगे। तो क्या हुआ, अब जब तुमने, मम्मी आई 1 घंटे बाद, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा वाह यार मेरा बेटा तो राजा बेटा बन गया है, एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एकदम 0, क्योंकि सारी चीजें ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज थी। एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस, पहले एकदम हाई था, एंट्रोपी बहुत हाई था पहले। जब मम्मी की फ्लाइंग चप्पल की बारी आई तो क्या हुआ, एंट्रोपी एकदम डिक्रीज हो गई, मतलब 0 हो गई एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। तो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्या होने वाला है, एंट्रोपी बेटा हमेशा 0 होगी, ठीक है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 होगी। और डिसऑर्डरमेंट क्या हो जाएगा, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि हमें मम्मी का डर है कि मम्मी ने अगर 1 घंटे बाद आके देखा तो बेटा पिटाई होने वाली है। इसीलिए अपना कमरा हमेशा साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो मम्मी से बचने के लिए तुम समझ जाओ कि अगर तुम्हारा कमरा गंदा है तो बेटा अभी भी ये एक तुम्हारे लिए सिग्नल है कि तुम ना उसको साफ कर लो, ठीक है। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। तो एक बार 3 लॉज देख लेते हैं क्या क्या है। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। एंट्रोपी क्या होती है बेटा, 0 होती है। देखो फर्स्ट लॉ का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या है, डेल यू इज द इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है। तो डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल एस ऑलवेज इंक्रीज, मतलब कि जो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है उसमें हमेशा एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव, है ना। एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है, एंट्रोपी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे है, तो बेटा एंट्रोपी देख रहे हो यहाँ पे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। एंट्रोपी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है, क्लियर है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, रेफ्रिजरेशन का, पावर प्लांट का, कार इंजन, ये क्या है यहाँ पे सारे थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो प्रोसेस आपकी डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं। अगर आपके आसपास देखोगे अपन तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लो यार, चाय वाला, कि मम्मी जब चाय लेके आती है या फिर गरम गरम खाना बोलती है ना मम्मी की, ठंडा हो जाएगा बेटा, मम्मी को थोड़ी ना, मम्मी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या, फिर हो सकता है पढ़ा भी हो मम्मी ने थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन मम्मी को एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता कि भाई हाँ ये फर्स्ट लॉ है तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि खाना ठंडा हो जाएगा। उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो हमेशा बुकिश लैंग्वेज नहीं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने पर भी डिपेंड करती हैं। तो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे बड़े अपन से बड़े हैं, मम्मी पापा हो गए, जो एल्डर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करा है, उन्होंने सीखा है, आसपास रह के, देख के, आंखें खोल के। आजकल के बच्चे क्या है, बस फोन में लगे रहते हैं और ऑब्जर्व कुछ नहीं करते हैं। तो बेटा अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करो कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, अगर खाना ठंडा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यार कुछ तो हो रहा होगा ना। मम्मी ने तो गर्म खाना ला के दिया, मम्मी ने तो गर्मा गर्म रोटियाँ ला के दी, लेकिन वो ठंडी हो रही है, क्यों, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम रोटी टू द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा है और वो रोटी क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम से जो हीट है वो ट्रैवल कर रही है सराउंडिंग में, और उसके कारण क्या हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है। तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, समझ रहे हो। तो ऐसे ही साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितनी भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके मैथ्स में भी, तो जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं बेटा, उन सब में चीज़ें ऐसी हैं कि आप डेली लाइफ में देख सकते हो उनको। बट नज़रिए की बात है कि आपको उन चीज़ों को ऐसे देखना है कि आप उसको रिलेट कर पाओ, केमिस्ट्री से रिलेट कर पाओ, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स से, ठीक है। तो बस वही सब चीज़ें हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि यार जो तत्व बुक है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये अवेलेबल है।
तो आपको अगर उसको परचेस करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस अभी ड्रॉप है, दैट इज़ फॉर ₹1800, जस्ट फॉर ₹1800। अभी 30% ऑफ चल रहा है। तो यार डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पे आपको लिंक दिखेगी, वहाँ जाके आप ये बुक्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यार जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, जिनको लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, 11th है ना, पढ़ते नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, तो बेटा आपके लिए है नीव बैच और इसी के साथ शौर्य बैच, जिसमें हम सीईटी की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं आपको। जो सीईटी का बेसिक, क्योंकि आपको पता ही है कि सीईटी में 80% 12th और 20% 11th आता है, तो यार 11th कैसे करोगे, हम आपको करवाने वाले हैं किसमें, नीव प्लस शौर्य बैच में। इसका प्राइम प्राइस इतना है, इन्फिनिटी प्लस इसका प्राइस इतना है, तो जल्दी से जाओ इसमें जाके एनरोल कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ सीईटी फॉर जो बच्चे सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है मौर्य बैच, प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी बैच, इन्फिनिटी प्लस बैच। तो आप यहाँ पे भी जाके एनरोल कर सकते हो अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। और एक IVSET का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इसकी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाओगे आप उस टेस्ट को दोगे, तो अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही ये है वेदांतु के बहुत शानदार रिजल्ट्स, और इसी के साथ जेई का रिजल्ट, जेई एडवांस, नीट का रिजल्ट, एंड दीज आर द ऑफलाइन सेंटर्स ऑफ वेदांतु। पुणे में आपको मिल जाएंगे PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को करेंगे लाइक। अगर आपको ऐसे कोई दूसरा टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट डाउन कर देना कि मैम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए वो वाले टॉपिक पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।